हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बेटा। मैं विवेक सर। बेटा हमारे यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस बाय विवेक पाल में सभी का स्वागत है। चलिए बेटा, आज देखते हैं जो लेसन हमारा चल रहा था। वो लेसन का नाम था किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। हमने अगली क्लास में पढ़ा था कि जो किरचॉफ के नियम थे वैद्युत परिपथ संबंधी, किरचॉफ ने जो अपने 2 नियम दिए उनके बारे में हमने पढ़ा था। बेटा आगे हम पढ़ेंगे सेलों के संयोजन के बारे में। हम सेल पढ़ चुके हैं। सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा धारा का निरंतर प्रवाह किया जाता है, वो सेल कहलाते हैं। तो बेटा ये बताया जाता है कि जैसे हम किसी चालक में बाहर से या धारा स्रोत से धारा प्रवाहित करते थे तो उस चालक में धारा के कारण विभव उत्पन्न होता था, विभवांतर उत्पन्न होता था, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था। तो चालक में क्या उत्पन्न होता था? विभवांतर तथा विभव, जिसे बोला जाता था वी। ठीक। लेकिन अगर सेल लगाया जाता है, सेल से जो धारा निकलती है तो उस सेल का जो विद्युत वाहक बल माना जाता है विभवांतर की तरह ही उत्पन्न होता है, वो होता है ई। और सेल के अंदर का जो प्रतिरोध होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है आर। क्या होता है? आर, स्मॉल आर जो। और अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें विभव वी उत्पन्न होता है, और प्रतिरोध अगर लगाया जाता है तो आर होता है। क्या होता है? कैपिटल आर। तो ये बातें हमें ध्यान से समझनी। अभी तक हमने जैसे कि पढ़ा था संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ा। आगे अगले लेसन में संधारित्रों का भी संयोजन पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे बेटा सेलों के संयोजन की चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सेलों का संयोजन, लिखेंगे सेलों का संयोजन निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। सेल निम्न 3 प्रकार से जोड़े जाते हैं। संयोजन का मतलब जोड़ना। तो अगर एक से अधिक सेल पाए जा रहे हैं तो उनको किस तरह जोड़ा जाता है उसकी चर्चा होती है। जैसे प्रतिरोध की बात होती थी, एक प्रतिरोध है तो कुछ नहीं, अगर 2 प्रतिरोध या 3 प्रतिरोध, 2 से अधिक प्रतिरोध अगर लिए जाते हैं और उनको जोड़ा जाए तो वो मुख्यतया 2 प्रकार से जोड़ा जाता था। एक श्रेणी क्रम संयोजन था प्रतिरोधों का, और एक समांतर क्रम संयोजन था। यहाँ पे बेटा हम सेलों के संयोजन की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे सेलों का संयोजन निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। सेलों का संयोजन निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 में श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2 सेलों का समांतर क्रम संयोजन। और नंबर 3 सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। ये बेटा संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है सेलों का? 3 प्रकार से। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन और सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। क्लियर? अब बात आती है बेटा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या लिखना है ध्यान से, पहले व्याख्या बाद में करते हैं, पहले श्रेणी क्रम संयोजन की बात लिख लेते हैं। तो यहाँ पे किसका संयोजन किया जा रहा है? सेलों का। तो लिखेंगे इस संयोजन में, किस संयोजन में? श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों के इस संयोजन में 2 या 2 से अधिक सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि पहले सेल की ऋणात्मक प्लेट को दूसरे सेल की धनात्मक प्लेट से तथा दूसरे सेल की ऋणात्मक प्लेट को तीसरे सेल की धनात्मक प्लेट से, और इसी तरह तीसरे प्लेट की ऋण प्लेट को तीसरे सेल की
ऋण प्लेट को अगले सेल की धन प्लेट से जोड़ा जाता है और इस प्रकार अंतिम सेल की ऋण प्लेट को चालक के सिरों से जोड़ दिया जाता है और पहले सेल की धन प्लेट को भी चालक के सिरों से जोड़ दिया जाता है। यह संयोजन ही सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर बेटा, ये श्रेणी क्रम संयोजन की बात हुई। अब हेडिंग डालेंगे व्याख्या। फिगर बनाएंगे। कंफर्म नहीं कितने सेल जोड़े जा रहे हैं, ठीक। पहले सेल की धन प्लेट को, दूसरे सेल की ऋण प्लेट। अब इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होगा कुछ, ठीक। अगले सेल की धन प्लेट से, ये अगले सेल की ऋण प्लेट, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा कुछ। फिर अगले सेल, मान लेते हैं यहाँ पे हम डॉट डॉट दिखा देते हैं, कई सेल एन सेल मान के चलते हैं, एन सेल जुड़े हैं। फिर अगला सेल की धन प्लेट से अंतिम सेल की ऋण प्लेट को इसका प्रतिरोध होगा, आंतरिक प्रतिरोध के साथ चालक से जोड़ दिया जाता है, चालक के सिरों से जोड़, और इसकी धन प्लेट को भी चालक के सिरों से जोड़ा जा रहा है। चालक में धारा बहेगी तो बेटा बा प्रतिरोध मान के चलेंगे कुछ उत्पन्न होगा, और ये कुंजी लगाएंगे धारा का नियंत्रक। धारा को अगर कम ज़्यादा करना है तो कुंजी के की सहायता से करेंगे। ये धन प्लेट, ये ऋण, इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल E और इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल भी E, इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल भी E है। आंतरिक प्रतिरोध सबके स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। धारा हमेशा धन से ऋण की ओर चलती है, तो धारा की दिशा ये होगी। ठीक, ये धारा की दिशा है। यहाँ पे डॉट डॉट में हम मान लेते हैं एन सेल लगे, ये प्रतिरोध कैपिटल आर, कुंजी के। बेटा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो धारा की दिशा में होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की अगर दिशा दर्शानी है तो ये दर्शा देंगे। ठीक, ये आपका हुआ फिगर। अब इसकी व्याख्या करते हैं ध्यान से। बेटा लिखेंगे माना एन सेलें, माना एन सेलें श्रेणी क्रम में संयोजित की गई तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। प्रत्येक सेल का कुछ नहीं बदलेगा, ठीक। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। माना सेलों का संयोजन एक बा प्रतिरोध आर से जोड़ा गया है, एक बा प्रतिरोध आर तथा कुंजी के से जोड़ा गया है। माना सेलों का यह संयोजन चालक में लगे बाह्य प्रतिरोध आर और कुंजी के से जोड़ा गया है। लिखेंगे अतः, लाइन छोड़ के अगली लाइन से, अतः एक बाह्य प्रतिरोध, या लिखेंगे अतः सेलों के संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, अतः सेलों के
संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। बेटा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आर। कितने सेल हैं? एन। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? एन इंटू आर। क्या हो जाएगा? एन इंटू आर। फिर लिखेंगे सेलों के संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल में क्या है? कैपिटल ई। कितने सेल हैं? एन। तो एन इंटू कैपिटल ई। ये क्या हो गया? कुल विद्युत वाहक बल। अब बेटा लिखेंगे पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो बेटा आंतरिक प्रतिरोध कितना है? एन आर। और कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो ये कैपिटल आर भी उसी में जुड़ जाएगा, तो ये एन आर प्लस कैपिटल आर, ये हो गया कुल प्रतिरोध। क्लियर बेटा? लिखेंगे तब बाह्य प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा आई हो तो आई बराबर धारा बराबर फार्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो बेटा आई बराबर फार्मूला आ जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल क्या है? एन ई बटे कुल प्रतिरोध क्या है? कुल प्रतिरोध बेटा क्या होगा? एन आर प्लस कैपिटल आर। तो ये बेटा श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का समीकरण निकल गया है। क्लियर? अब इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, तो विशेष परिस्थितियों के लिए हम काम कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे विशेष परिस्थितियां। विशेष परिस्थितियों की चर्चा करते हैं। विशेष परिस्थितियों में बेटा फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध NR, यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध NR लेस देन इक्वल टू मतलब बहुत छोटा हो, ये कंडीशन लिख देंगे। यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध NR लेस देन R, अर्थात बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R की तुलना में बहुत कम, अर्थात बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R की तुलना में बहुत कम, तब समीकरण I इक्वल टू NE अपान NR प्लस कैपिटल R लिखेंगे, चूंकि NR को छोड़ने पर जब R की तुलना में NR को बहुत ही नगण्य दिखाया गया, बहुत ही कम दिखाया गया, तो NR को छोड़ने पर, जब NR को छोड़ने पर लिखेंगे तो बेटा धारा का समीकरण क्या हो जाएगा? I बराबर NE अपान कैपिटल R। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए
फार्मूला आपका निकल के आएगा जब कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध R से बहुत कम हो, तब की कंडीशन। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं क्या होगा। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि यदि यहाँ पे इसके नीचे एक कुछ थ्योरी भी लिख लेंगे, ये जो फार्मूला निकल के आया है तो इसके नीचे लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों से प्राप्त धारा, श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होती है। कितनी गुनी होती है? n गुनी होती है। लाइन छोड़ के, अतः बहुत कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब है बहुत कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक धारा या अधिक प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। ये थ्योरी में लिख देंगे। अब सेकेंड पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे यदि NR इज ग्रेटर देन कैपिटल R, अर्थात सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध से बहुत या परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक क्या हो? बहुत अधिक हो। तब समीकरण I इक्वल टू NE/NR प्लस कैपिटल R बेटा लिखेंगे, चूंकि R को छोड़ने पर, अब यहाँ पे किसको छोड़ने पर? कैपिटल R को, क्योंकि इसको इससे छोटा दिखाया गया। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE/NR, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे I इक्वल टू E/R निकल आएगा। इसका मतलब I बराबर एक सेल से प्राप्त धारा है। सेल की धारा होती है E/R, तो एक सेल से प्राप्त धारा, या फार्मूले में लिख सकते हैं I बराबर एक, ये भी फार्मूला लिखेंगे और इसके बाद ये भी लिख सकते हैं। अब इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, ध्यान समझेंगे। श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों से प्राप्त धारा, श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। अतः उच्च आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। बेटा लिखेंगे, अतः उच्च आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। ये बात हुई बेटा सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की। इसमें दो विशेष परिस्थितियां भी हैं, उनके लिए भी फार्मूले निकाल लिए गए। तो ये क्या हुआ? सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की चर्चा हुई। बेटा अगली हेडिंग डालेंगे, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, तरह अथवा पार्श्व भी लिखा जाता है। समांतर क्रम संयोजन, इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, ध्यान समझेंगे। लिखेंगे सेलों के इस संयोजन में, सेलों के इस संयोजन में सभी सेलों की धन प्लेट को, सभी सेलों की धन प्लेट को परिपथ के किसी एक बिंदु A से जोड़ दिया जाता है। परिपथ के किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है तथा इन सभी सेलों
इन सभी सेलों की ऋण प्लेटों को तथा इन सभी सेलों की ऋण प्लेटों को परिपथ के किसी दूसरे बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है या दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का संयोजन सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये बेटा पहले थ्योरी लिखेंगे, अब इसके बाद व्याख्या करेंगे इसकी। व्याख्या में फिगर बनाएंगे। इस वाले परिपथ में डॉट डॉट दिखा देते हैं कि अनंत सेल लगे हैं। इसमें सेल नहीं जोड़ते हैं। ये आपका बेटा फिगर है। धारा हमेशा धन सिरे से बहेगी। ये आपका फिगर है। यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं ए, यहाँ पे बिंदु बी। अब लिखेंगे थ्योरी लिखेंगे।
माना n से लें, माना n से लें, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित है। माना n से लें, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित हैं, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। आगे लिखेंगे, माना सेलों का यह संयोजन बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जुड़ा है। माना यह संयोजन या माना सेलों का यह संयोजन बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है। चूँकि सभी सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं, अतः पूरी बैटरी या सेलों का संयोजन है। जब बेटा कई सेल होते हैं तो कई सेलों के संयोग से बैटरी बनती है, ये बताया जाता है। तो लिखेंगे, अतः पूरी बैटरी, कोष्ठ में लिख सकते हैं सेलों का संयोजन या सेलों के संयोजन का विद्युत वाहक बल E होगा या E ही होगा। अतः पूरी बैटरी, कोष्ठ में सेलों के संयोजन का विद्युत वाहक बल E ही होगा। बेटा लिखेंगे, तब यह माना सेलों के संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, अतः यह माना सेलों के संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R1 है। तब बेटा समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है? 1/R1 बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट n पदों तक, n पदों तक। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, एक और डॉट n तक जुड़ेगा तो n अपान R आ जाएगा। ये कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/R1 क्या है, 1/R1। तो बेटा यहाँ पे R1 बराबर निकालेंगे, R1 बराबर तो व्युत्पन्न हो जाएगा R/n। ये हमारा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आ गया। ठीक, अब लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, कैपिटल R प्लस R/n। ये हमारा हो गया कुल प्रतिरोध। लिखेंगे बेटा, तब पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो बेटा यहाँ पे समीकरण क्या निकलेगा, ध्यान से देखते हैं। कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो बेटा I बराबर यहाँ पे निकल आएगा, कुल विद्युत वाहक बल हमने बताया कि अगर समांतर क्रम में संयोजित है पूरी बैटरी का विद्युत वाहक बल E ही होगा, थ्योरी में लिख दिया गया है। तो कैपिटल E बटे R प्लस R/n, ये कुल प्रतिरोध है। क्लियर, ये आपका समीकरण जो निकल के आएगा वो आएगा I बराबर n LCM ले लेंगे तो NE/NE बटे
एन का इधर गुणा हो जाएगा तो एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये जो नीचे एलसीएम लिया जाएगा वही ऊपर गुणा होके जाएगा, तो इसलिए एन ई बटे एन आर प्लस आर। इसको कोष्ठ में बंद करके छोड़ देंगे। हेडिंग डालेंगे विशेष परिस्थितियाँ। विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थितियाँ। विशेष परिस्थितियों में फर्स्ट पॉइंट वही लिखेंगे, यदि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, अर्थात सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो तो आर को एन आर की तुलना में छोड़ा जा सकता है। तो स्मॉल आर को एन आर की तुलना में छोड़ा जा सकता है। बेटा लिखेंगे तब समीकरण आई इक्वल टू एन ई अपान एन आर की तुलना में आर को छोड़ा जाएगा तो एन आर बना रहेगा, एन से एन कैंसिल, तो आई बराबर क्या बन जाएगा, ई अपान कैपिटल आर। ये समीकरण निकल के आएगा। एक बात समझ में, इसको लिखा जा सकता है कि कामा आई बराबर एक सेल से प्राप्त धारा, आई बराबर एक सेल से प्राप्त धारा, इसको भी कोष्ठ में बंद कर देंगे। क्लियर, आई बराबर एक सेल से प्राप्त धारा लिखेंगे, अर्थात समांतर क्रम में जुड़ी n सेलों से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी, अतः कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। समझ में। सेकेंड पॉइंट डालेंगे। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे बेटा, यदि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक, अर्थात सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कामा बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो, तब समीकरण आई इक्वल टू या बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो तो आर स्मॉल आर की तुलना में एन आर को छोड़ा जा सकता है। स्मॉल आर की तुलना में एन आर को छोड़ा जा सकता है, इसको छोड़ा जा सकता है। तब आई बराबर एन ई अपान एन ई बटे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो बेटा यहाँ पे ई अपान आर एक सेल से प्राप्त धारा है, तो आई बराबर हो जाएगा एन इंटू एक सेल से प्राप्त धारा है, इसका मतलब एन का गुणा है, तो लिख देंगे आई बराबर एन सेलों से प्राप्त धारा, आई बराबर एन सेलों से प्राप्त धारा। इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, नीचे थ्योरी लिखेंगे बेटा कि अर्थात समांतर क्रम में जुड़ी एन सेलों से प्राप्त धारा, समांतर क्रम में जुड़ी एन सेलों से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा की एन गुनी होती है, एक सेल से प्राप्त धारा की एन गुनी होती है, अतः बहुत अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर अधिक प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। बेटा ये हुआ सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।